हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो डिफेंस डील अभी कुछ समय पहले हुई है रसिया और भारत के बीच में, जिसको लेके आपको दिखाई देगा कि 3000 ट्रूप्स, 5 जो है वारशिप हो गया, 10 एयरक्राफ्ट हो गए, इसको लेके डील हुआ है रसिया और भारत में। ऐसा नहीं कि ये पहली बार रसिया के साथ भारत का रक्षा समझौता या रक्षा डील हो रहा है। इससे पहले भी 1971 से लेके आप अभी तक जो है देखेंगे, अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई ट्रस्टेड पार्टनर रहा है भारत के लिए तो रसिया रहा है। वो अलग चीज़ है, उसकी भी कोई अपनी इंटरेस्टेड है या मतलब सभी देशों की रहती है, जैसे भारत की अपनी इंटरेस्ट है तो ठीक उसका भी है। अब चूंकि रसिया जो देश है या खास करके जो अमेरिका देश है, उनका अर्थव्यवस्था सर्वाधिक मात्रा में जो डिफेंस है, डिफेंस जो भी उसमें उपकरण होते हैं उनका जो वह सेलिंग करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उससे उनका मुख्य रूप से देखा जाए इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा उसमें बूम होता है। चाहे वो अमेरिका का देख लीजिए चाहे रसिया का देख लीजिए। इवन अभी कुछ समय पहले जब रसिया तेल को बेच रहा था और भारत उससे खरीद रहा था, तो बार बार ये मतलब आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे। कारण ये है कि तेल अगर खरीद रहा है भारत रसिया से तो वह जो बैलेंस उसमें जा रहा है उससे जो है रसिया जो है मजबूत हो रहा है और विश्व के किसी भी देशों का बात वो नहीं मान रहा है। और हालांकि यह सब बात की जा रही थी यूक्रेन और जो रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको युद्ध विराम देने के लिए ये सारे मतलब हथकंडे अपनाने की बात चल रही थी। वो अलग बात है कि रसिया जो है तेल भारत खरीदे या ना खरीदे उससे उसको कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत जो है आप देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल रोल पे काम कर रहा है। मल्टी डायमेंशन कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ पे उसको सूटेबल लगेगा, जिस देश से सूटेबल लगेगा और कम कीमत पे अच्छे उपकरण जो भी चीज़ है वह वहाँ पे डील भारत करेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ आपके दिमाग में ये चल रहा हो, क्या वास्तव में कहीं इस समय वार इंडिया नहीं ना सोच रहा है या इंडिया में कोई वार वगैरह जैसी स्थिति नहीं ना आ गई है कि अभी इतनी बड़ी मात्रा में ये सब वेपन्स जो है इनके लिए समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है खरीदारी के लिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि वार आ गया है या वार अभी शुरू होने वाला है, इसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। बशर्ते इसका मूल बात ये है कि कोई भी देश अगर स्ट्रांग है चाहे वीक है, ये उस पर डिपेंडेबल करता है कि वह रक्षा या सिक्योरिटी लेवल पर कितने स्तर तक वह मजबूत है। अगर वह हाई लेवल तक मजबूत है या स्ट्रांग है तो आने वाला कोई संकट होता है, युद्ध होता है, वो भी टल जाता है, वो भी आपको दिखाई देता हुआ नज़र आएगा कि वह आने वाला अगर है तो वो टल जाएगा। तो इसलिए कोई भी देश जो है वह अपने अंदर ऐसा नहीं कि वह युद्ध के लिए वो सारे वेपन्स मंगा रहा है या वो युद्ध के लिए वेपन्स जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए खरीदारी की जा रही है, बल्कि प्रत्येक देश की जो उसकी संप्रभुता होती है उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए वो खरीदारी करता है, जैसे भारत करता है। अब बात ये आती है कि केवल भारत डिपेंडेबल जो है रहता है आयात पे, और इसके चलते बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट बिल आपको दिखाई देने को मिलेगा। उसके बाद से साथ साथ राजकोषीय घाटा होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि उतनी बड़ी मात्रा में भी रक्षा बजट जो है आपको नहीं दिखाई देता हुआ नज़र आएगा भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। उसके बावजूद भी भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और उसमें से बहुत सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या एफडीआई जो लेना वह शुरू कर दिया गया है, ताकि भारत में जो है वेपन्स वह मैन्युफैक्चर हो। जैसे ब्रह्मोस आपने देखा होगा भारत में जो है मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है, ठीक वैसे ही राफेल हो गया, ये भी जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने की बात शुरू हो गई है। तो भारत धीरे धीरे इस पर इनिशिएटिव ले रहा है। कारण क्या है, अभी मैं सिप्री का रिपोर्ट अगर बताऊं तो आपको पता होगा कि टॉप 10 में पहले रसिया आता था, चाइना आता था, लेकिन चाइना टॉप 10 में अब सिप्री के रिपोर्ट में नहीं आता है। अब ये कारण क्या है सिप्री के रिपोर्ट में नहीं आ रहा है चाइना? क्या उसने हथियार मंगाने बंद कर दिए? क्या हथियार की उसको अब आवश्यकता नहीं है? ऐसी बात नहीं है। उसको हथियार मंगाना तो बंद कर दिया है, वो बात है सही, लेकिन क्या उसके पास हथियार की उपलब्धता नहीं है? ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वह इसलिए नहीं मंगा रहा है कि उसके पास खुद ही इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि उसको किसी और देश से इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा है। इसके लिए वह उस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा नज़र नहीं आता हुआ, वह अन्य देशों को बेच रहा है। ठीक वैसे ही भारत में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल, हालांकि एक दिन का ये काम नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, कौशल विकास, शिक्षा में कौशल, ये सारी चीज़ों में अगर सुधार की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पॉलिसीज अगर उसमें मतलब ढील दी जाती है, जो
जो भी रूढ़िवादी जो कानून है उनमें अगर ढील दी जाती है धीरे धीरे, तो जाके आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे यह भारत भी उस चीज़ में विकसित होगा। अब यह विकसित होना क्यों जरूरी है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों नहीं दूसरे देश से ही हम खरीद ले रहे हैं, काम चल जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसके चक्कर में पड़ने के लिए। इसलिए क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो एक तो इम्पोर्ट बिल, एक तो राजकोषीय घाटा, ये तो बात सही है, हो रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा चीज़ आपको ये भी दिखाई देगा कि अगर कठोरता का अगर संभावना बढ़ जाए, या ऐसा डिप्लोमेटिक रूप पे अगर आपको दिखाई देगा कि किसी देश से रिश्ते बिगड़ जाएं, उस स्थिति में और उसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ा किसी देश के विरुद्ध युद्ध करने में, तो वह आपको नहीं देगा। दूसरा चीज़, अगर आप किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझे हैं, आपके पास हथियार नहीं है, किसी दूसरे तीसरे देश पे आप डिपेंडेबल हैं, तो वह देश जैसा कहेगा उस तरह से आपको करना पड़ेगा, उस तरह के समझौते आपको करने पड़ेंगे। आप हाल फिलहाल में आपने यूक्रेन का एग्जाम्पल देखा होगा, हाल फिलहाल में पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। फिर उसके बाद से अगर अपने पास आपका नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग, अपने पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो भी क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने बताया कि एक सिक्योरिटी लेवल दूसरा हो गया कि जो कंपनी आपको हथियारों बेच रही है वह किसी और को भी बेच रही है, जो अलग विदेशी कंपनी है या विदेश के जो सरकार है। तो जैसे मान लीजिए अमेरिका का, तो अमेरिका जो है भारत को भी अगर बेच रहा है तो बेच रहा है जाके आपको पाकिस्तान के भी। अब इस चूंकि उसको पैसा कमाना है, अब इस स्थिति में इंटेलिजेंस का शेयरिंग होगा। अब इंटेलिजेंस का जब शेयरिंग होगा तो आपके वहाँ जो वेपन्स किस तरह से कैसे यूज किए जा रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर ऑन द होल पे आपको दिखाई ये भी दिखता है कि अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर जो भारत की बात की जा रही थी उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य जरूर करने चाहिए। तो ये अलग बात है कि इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3000 ट्रूप्स और 10 एयरक्राफ्ट हो गए, 5 शिप्स हो गए, स्टेशंस और आइदर साइड, हाउ इंडिया रशिया इज क्लेम्ड द न्यू हाइट्स इन डिफेंस टाइज हुई है, किसके किसके बीच में, रसिया और भारत के बीच में इफेक्ट हुआ है ना। ये नहीं कि कोई पहली बार है। और भारत जो है अपने हथियार केवल और केवल रसिया से ही नहीं बल्कि विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएसए से भी करता है आयात, और रसिया से भी करता है, फ्रांस से भी करता है, यूके से भी करता है। तो अलग अलग देशों से भारत का जो है डिफेंस लेवल पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हालांकि एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फिर भारत और रूस ने प्रमुख रक्षा समझौता जो किया है उसमें मैंने बताया कि 3000 तक सैन्यकर्मी, 5 तक नौसैनिक युद्धपोत, 10 लेवल तक मतलब 10 संख्या में सैन्य विमान इसमें तैनात करने की बात जो है चल रही है। रिपोर्ट में जिस समझौते का जिक्र किया गया है वह भारत रूस पारस्परिक रसद विनिमय समझौता, जिसको रेलॉस कहा जाता है, इसके संदर्भ में ये समझौते हुए हैं, जो फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और उसी संसद द्वारा पुष्टि और अप्रैल 2026 में रूस के आधिकारिक कानूनी पोर्टल पर प्रकाशन के बाद यह आधिकारिक तौर पर 12 जनवरी 2026 को लागू हुआ। तो ये अब जाके कानून वहाँ पे बना है और तब जाके अब ये दोनों समझौता पूर्ण रूप से हुआ है। यानी पूर्ण रूप से होने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये जाके जो समझौते के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।